आज के क्लास में एक नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। टॉपिक का नाम होगा कंपनी रूल एक्सपेंड्स। अब यहाँ पे अंग्रेज करने वाले थे अपने दायरे को बड़ा, क्योंकि अंग्रेज़ों को अब समझ में आ चुका था कि यदि हम बैटल ऑफ प्लासी जीत सकते हैं, बैटल ऑफ बक्सर जीत सकते हैं, सिराजुद्दौला खान जैसे बड़े बड़े राजा को ऐसे ही हम जान से मार सकते हैं, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। अंग्रेज़ों को अब धीरे धीरे ये लगने लग गया था, और इसी के साथ अब ये अंग्रेज चाहते थे कि हमारा दायरा क्या हो सके थोड़ा सा बढ़ाया जाए, है ना। यानी कि अपने आप को केवल बंगाल तक सीमित नहीं रखा जाए, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था कि ज़्यादातर जो पहली बार कंट्रोल अंग्रेज़ों ने इस्टेब्लिश किया अपना, वो बंगाल पे ही किया था, है ना। अब अंग्रेज करने वाले हैं अपने दायरे को थोड़ा सा बड़ा, और ये अब अलग अलग जगहों पर भी रूल करने वाला है, ठीक है ना। चलो, तो वही हम लोग इसमें पढ़ेंगे। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एनेक्सेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम 1757 to 1857, the company rarely launched a direct military attack on a territory। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि 1757 से लेकर 1857 के बीच का यदि हम टाइम पीरियड देखिए, लगभग 100 साल का, इस टाइम में अंग्रेज़ों ने अलग अलग जगहों पे कब्जा तो किया, लेकिन किसी भी जगह पर इन्होंने डायरेक्टली हमला नहीं किया। याद रखिएगा, अंग्रेज ना बहुत ही चालाक आदमी थे। ये कभी भी अपने से अटैक दूसरे पे नहीं करते थे, बल्कि करवाते थे दूसरे से झगड़ा। ऐसा होता है ना कि जैसे आपके घर में झगड़ा चल रहा हो, एक पड़ोसी वाला आके उसमें कुछ टांग अड़ा दे रहा है, ऐसा कुछ उसी प्रकार का यही था। अंग्रेज का भी हरकत ऐसा ही था। ये डायरेक्टली जल्दी लड़ता किसी से नहीं था, लेकिन दूसरे को लड़वाने में बड़ा माहिर था। लड़वा के अपना फ़ायदा ही निकालना चाहता था हमेशा, ठीक है। तो यदि बेसिकली हम लोग यदि अपना टाइम पीरियड देखें, हालांकि 1757 से लेकर 1857 के बीच में अंग्रेज़ों ने इंडिया के बहुत सारे स्टेट्स पे कब्जा कर लिया था, लेकिन किसी भी जगह पर इन्होंने डायरेक्टली मिलिट्री अटैक नहीं किया था। मिलिट्री अटैक नहीं किया था, इसका मतलब इसके आर्मी ने बेसिकली गोली बंदूक से जल्दी किसी पे हमला नहीं किया था। फिर सवाल है कि सर इन्होंने फिर बिना किसी हथियार का इतना बड़े एरिया पे इन्होंने कंट्रोल कैसे किया, है ना। जरा इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। दे यूज्ड अ वैरायटी ऑफ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड डिप्लोमेटिक मेथड्स टू एनेक्स एन इंडियन किंगडम। यानी कि ये ना बेसिकली षड्यंत्र रचता था। षड्यंत्र का मतलब एकदम पूरा गलत तरीके से ये लोग अपना तरीका अपनाते थे दूसरे जगहों को अपने कब्जे में करने के लिए, लेकिन कभी भी ये लोग डायरेक्टली किसी पे हमला जल्दी नहीं करते थे। जैसे होता है ना कि चलो इस पे हमला करते हैं, इसके राज्यों को अपने कब्जे में कर लेते हैं, ऐसा नहीं करते थे लोग कभी। सिंपली जाते थे, समझाते थे, नहीं समझता था तो दोनों को आपस में लड़वा देते थे और अपना फ़ायदा निकलवा लेते थे, है ना। ऐसा एक काम करता रहता था हमेशा। तो बेसिकली थोड़ा बहुत ओर फेर करके, थोड़ा बहुत लेन देन करके, या फिर थोड़ा सा समझौता, ये सभी करके वो लोग अपना काम निकलवाते रहते थे। आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर, जब याद कीजिए बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ था, 1764 में हुआ था। द कंपनी अपॉइंटेड रेसिडेंट्स इन इंडियन स्टेट्स। दे वेयर पॉलिटिकल और कॉमर्शियल एजेंट्स एंड देयर जॉब्स वाज टू सर्व एंड रेज द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। अब जैसे बैटल ऑफ बक्सर हमारा ख़त्म हुआ ना, बैटल ऑफ बक्सर ख़त्म होने के बाद अंग्रेज़ों ने हम इंडियंस को अपने यहाँ पे काम देना चालू किया। नहीं समझे बात को, फिर से समझो। यानी कि जब हमारा बैटल ऑफ बक्सर ख़त्म हुआ, आपको पता है दो प्रकार का बैटल था हमारा, बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर। जब ये दोनों युद्ध हमारा ख़त्म हुआ ना, तो अंग्रेज़ों को लगा कि यार देखो इंडिया बहुत बड़ा है, और इस पूरे इंडिया पे रूल करना हमारे अकेले संभव का बात तो है नहीं। तो कुछ ज़रूरी बातें जो कि हम लोगों को पता होना चाहिए, कौन बताएगा? इंडिया ही का आदमी बता पाएगा। जैसे आप इमेजिन करो कि आप अमेरिका घूमने के लिए गए हैं, अमेरिका के बारे में आपको कैसे पता चलेगा? ज़्यादातर तो आप गूगल से पता कर लेंगे, लेकिन गूगल से क्या आपको सटीक जानकारी हमेशा मिलेगा? नहीं। तो वहाँ के लोगों को पकड़ना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा कि भैया यहाँ पे क्या चलता है, खाना पीना यहाँ पे क्या मिलता है, घूमने वाला जगह यहाँ पे कौन सा है ना, ये सब पता करना पड़ेगा। उसी प्रकार से आप अंग्रेज़ों को समझ में आ गया था कि यदि इंडिया पे लंबे समय के लिए रूल करना है, तो इंडिया के लोगों को क्या करना चालू करो? नौकरी देना चालू करो। और वो उस समय पे हम लोगों को नौकरी देना चालू किया, और ज़्यादातर जो वो नौकरी हम लोगों को देते थे वो किस चीज़ में पता है? आर्मी में, क्योंकि वो अपना आर्मी हमेशा बढ़ाना चाहता था। बात समझ आ रही है? और हम लोगों को उस समय पे नौकरी, सरकारी नौकरी उस समय पे हम लोगों को घर से पकड़ के लेके जाके मिलता था। हाँ बिल्कुल, ये हकीकत है। लेकिन हम लोग जाते नहीं थे उस समय पे नौकरी में, आर्मी वाले में। क्यों? क्योंकि भाई आर्मी में खतरा बहुत होता है, कब आपका जान चला जाए कोई पता नहीं है। और अंग्रेज लगभग युद्ध उस समय पे लड़ाई करते रहते थे, जैसे बैटल ऑफ प्लासी हुआ था, बैटल ऑफ बक्सर हुआ था। इस प्रकार के युद्ध को देखकर कोई भी माता पिता अपने बच्चों को अंग्रेजों के आर्मी में जाने के लिए परमिशन नहीं देता था, क्योंकि उसको पता था अंग्रेज किसी के साथ युद्ध लड़ लेगा,
फ़ायदा उसका हो जाएगा, लेकिन बेटा मेरा मर जाएगा। तो कोई भी परिवार जल्दी अपने बाल बच्चे को आर्मी में जाने नहीं देता था, लेकिन अंग्रेज पकड़ पकड़ के उस समय पे सरकारी नौकरी देता था। लेकिन क्या आज ऐसा है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आज पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है ना। आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या करने लग गया, अब हम लोगों को धीरे धीरे नौकरी देना चालू कर दिया। और हम लोगों का काम बेसिकली क्या होता था? अंग्रेजों के लिए काम करना, अंग्रेजों का बड़ाई करना, अंग्रेजों के लिए काम करना, यही सब हम लोगों का काम होता था। थ्रू द रेसिडेंट्स द कंपनी ऑफ, रेसिडेंट्स का मतलब वही बेसिकली हम लोगों को जो रोजगार देते थे, काम देते थे, वही रेसिडेंट हो गया। थ्रू द रेसिडेंट्स द कंपनी ऑफिशियल्स बिगन इंटरफेयरिंग इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ इंडियन स्टेट्स, यानी कि हम लोग जो अपना रूल करते थे अपने हिसाब से, अब इसमें भी ये लोग टांग अड़ाने लग गए। इन लोगों का कहना था कि देखो रूल जो तुम लोग अपना चलाते हो ये सब तुम्हारा बंद होगा। अब इंडिया पे रूल किसका चलेगा? हमारा चलने वाला है। देखो हम लोग भी उस समय पे राजनीति करते थे, ऐसा नहीं कि हम राजनीति नहीं करते थे, सब अपने अपने से मतलब रखता था, ऐसा नहीं था। हम लोग भी राजनीति करते थे, हम लोग भी थोड़ा बहुत पॉलिटिकल चीज़ों में थे, राजनीति में भी हम लोग थे। लेकिन हम लोगों को कहा गया कि तुम्हारा ये राजनीति वाला खेल हमको समझ में आता नहीं है, तो तुम लोग अपना राजनीति अपने पास रखो, अब हमारा कानून चलेगा इंडिया के ऊपर, यानी कि जो हम बोलेंगे वो आपको मानना पड़ेगा, करना पड़ेगा। ठीक है, आगे तो हम लोगों के बेसिकली पर्सनल कामों में ये लोग टांग भी आने लग गए थे। They try to decide who was to be the successor to the throne and who was to be appointed in administrative post। अब देखो होता क्या था ना, बेसिकली जैसे इमेजिन करिए कि आप एक राजा के घर में पैदा हुए हैं और आपके पिताजी राजा हैं, तो ऑब्वियस ही बात है अगला नंबर राजा का आपका बनने का आएगा। पहले यही होता था कि राजा का बेटा ही राजा बनता था, लेकिन अब अंग्रेज बोलने लग गया ना कि नहीं ऐसा नहीं होगा, आप राजा हैं, बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आपका बेटा ही राजा बनेगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो बेसिकली कौन राजा बनने वाला है आने वाले समय में, ये अब कौन डिसाइड करने वाला है बताओ? अंग्रेज डिसाइड करने वाला है। और वो आराम से कर भी सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि अब तक तो उसका पावर बहुत बढ़ चुका है, कोई राजा इसके खिलाफ कुछ बोल भी नहीं सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्या होता है। और कौन सा आदमी कौन से पोस्ट पे जाएगा ये भी डिसाइड कौन करेगा? अंग्रेज ही करेगा, है ना, क्योंकि नौकरी भी तो वही दे रहा है ना। आगे The company forced the states into a subsidiary alliance। अब अंग्रेजों ने अलग अलग स्टेट को, यानी कि अलग अलग राजा लोगों को कहा कि तुम सब्सिडरी अलायंस में शामिल हो जाओ। अब सवाल है कि सर ये सब्सिडरी अलायंस क्या है? चले जरा इसके बारे में बताते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस अलायंस इंडियन रूलर्स वेयर टू बी प्रोटेक्टेड बाय द कंपनी फोर्सेस, इन रिटर्न द इंडियन रूलर्स हैड टू पे टू द कंपनी। अब देखो होता क्या था ना, बेसिकली यहाँ पे ना बड़ा अच्छा कहानी समझाते हैं आपको, सब्सिडरी अलायंस समझाते हैं होता क्या है, बहुत ध्यान से समझिएगा। अंग्रेज बोलता था ना हमारे इंडिया के राजा लोगों को कि यार देखो तुम भी राजा हो, बगल वाला भी राजा है, हो सकता है कि वो तुम्हारे ऊपर हमला कर दे, तुमको अपने कब्जे में ले ले और तुम्हारा सारा धन संपत्ति वो लूट ले। तो अंग्रेज बोलता था ना कि हम तुमको देंगे सुरक्षा। क्यों? क्योंकि हमारे पास गोला बंदूक बारूद बारूद सब है हमारे पास, एकदम ट्रेंड आर्मी हमारे पास है, तो हम तुमको सुरक्षा देंगे ताकि दूसरा राजा तुम्हारे ऊपर हमला ना कर सके, लेकिन बदले में तुमको क्या करना? टैक्स देना, पैसा देना। तो अब देखो इसीलिए हमने कहा था कि अंग्रेज जल्दी किसी पे हमला नहीं करवाता था, ये अलग तरीके से अपना पूरा काम निकलवा लेता था। क्या इन्होंने कभी हमला किया किसी पे? क्या नहीं, लेकिन ये पूरा गारंटी दे दिया लोगों राजा को कि तुम्हारे ऊपर जो भी हमला होगा उसको सामना करने का जिम्मेदारी मेरा। जैसे मान लो कि हम राजा हैं, ठीक है, मेरे ऊपर किसी दूसरे राजा ने हमला कर दिया, तो हमको बचाने का जिम्मेदारी किसका है? अब अंग्रेज का है। इसी को हम लोग कहते हैं सब्सिडरी अलायंस। सब्सिडरी अलायंस में ये होता है, बेसिकली इसको आप याद रखिएगा, आपसे कई बार ये पूछा जाएगा कि सब्सिडरी अलायंस में बेसिकली राजा सपोर्ट मांगता था, प्रोटेक्शन मांगता था किससे? अंग्रेजों से। और अंग्रेज ही बोलता था कि ठीक है हम तुमको दूसरे राजा से बचाएंगे, लेकिन बदले में तुम हमको क्या करोगे? टैक्स दे देना। इसी को हम लोग कहते थे सब्सिडरी अलायंस। अच्छा बताओ इसमें दोनों का फायदा हुआ कि नहीं? अंग्रेजों का भी फायदा हुआ और राजा का भी फायदा हो गया, उसके ऊपर कोई दूसरा हमला नहीं कर पाएगा। आगे, इफ द इंडियन रूलर्स फेल्ड टू मेक द पेमेंट देन पार्ट ऑफ देयर टेरिटरी वाज टेकन अवे एज पेनल्टी। अब देखो यहाँ पे अंग्रेज का भी एक चाल था। आपको क्या लगता है कि अंग्रेज थोड़ा बहुत पैसा लेके उसके लिए लड़ाई लड़ लेगा, अपना नुकसान करवाएगा इतना? नहीं। तो वो अब यहाँ पे चाल क्या चलता है, वो ये साफ बोलता है कि देखो भाई तुमको हम बचा तो लेंगे, लेकिन मान लो कि तुम यदि पेमेंट देने में हमको देरी कर दिए या फिर तुम हमको पेमेंट नहीं दे पाए, तो तुम्हारा कुछ हिस्सा जो है साम्राज्य का
वो हम अपने कब्जे में ले लेंगे। और साम्राज्य का कुछ हिस्सा कब्जे में लेने का मतलब समझते हो, वहाँ का सारा लोग अब अंग्रेज के लिए काम करेगा, जो बोलेगा अंग्रेज की बातों को मानना पड़ेगा। और वहाँ का सबसे बड़ी बात, जो टैक्स आएगा वो किसके पास आएगा? अंग्रेज के पास आएगा। दिमाग देख रहे हो इसका? पहले क्या बोला? सब्सिडरी अलायंस में शामिल हो जाओ, यानी कि हम तुमको सुरक्षा देंगे, बदले में तुम हमको पेमेंट करना। लेकिन बाद में ये भी बोलता है कि पेमेंट यदि नहीं दे पाए टाइम पे तो फिर तुम्हारा हम साम्राज्य छीन लेंगे, कुछ हिस्सा, पूरा नहीं, कुछ हिस्सा छीन लेंगे। आप जरा सोचो, कुछ हिस्सा बैठे बैठे अंग्रेजों के कब्जे में आ जाएगा तो क्या बैठे बैठे उसको टैक्स नहीं मिलेगा? बिल्कुल टैक्स मिलेगा। इसीलिए अंग्रेजों को समझना आम बात नहीं था उस समय पे हमारे लिए। इसीलिए तो उन लोगों ने 200 साल तक राज किया, समझ रहे हो? मैं बहुत बुद्धि वाला आदमी था वो लोग, ठीक है? बुद्धि वाले आदमी हम लोग भी थे, ऐसा बात नहीं है, लेकिन हम लोगों में ना उस समय पे एकता नहीं था। उस समय पे मतलब एकता मतलब इस समय आपस में मिलजुल के नहीं रहते थे। हाँ, तुम अपना देखो, हम अपना देखते हैं, इस प्रकार से। और हमारे पास सबसे बड़ी बात, टेक्नोलॉजी नहीं था हमारे पास, गोला बंदूक बारूद नहीं था हमारे पास, इसीलिए हमारा ये हाल हुआ, है ना? आगे बढ़ता है, ये तो हाँ, ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। अगला हमारा टॉपिक होगा टीपू सुल्तान के बारे में। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है? चल, तो टीपू सुल्तान के बारे में हम लोग अपने अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।